हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे हैं और उसमें आपका सारा मैंने एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो आप उनको दोबारा से एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो भी देख लें एक बार कि उसमें एक प्लेलिस्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नाम से, तो उस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्लेलिस्ट से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम जो टॉपिक करेंगे वो इससे आगे नेक्स्ट फ्रिक्शन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फ्रिक्शन की तरफ चलते हैं। यस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पिछला प्रीवियस आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये बच्चे प्रीवियस मैंने सब करा दिए थे, नहीं ये देखो। तो ये सब बच्चे देख लो, जो पुराने, जो बच्चे नए हैं आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना नया सिंपल मेथड है जिससे कि बच्चे नीट में या जेई मेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत फास्ट। मैंने कहीं भी रिजोल्यूशन मेथड यूज नहीं किया है, मैंने सीधा सीधा एक साइक्लिक ट्रायंगल यूज किया है और उससे क्वेश्चंस कर लिए हैं। बहुत सिंपल ट्रायंगल यूज करके देख रहे हो आप यहाँ पर, ये देखो ट्रायंगल यूज किया, कहीं रिजोल्यूशन नहीं किया, एक लाइन में। हमेशा नीट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। नॉर्मल रिएक्शन निकालने का मेथड आप देखना बुक्स में, बहुत बड़े बड़े मेथड है। बहुत सिंपल मैंने मेथड किया, तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार इसको जाकर देखें वीडियो। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रिक्शन हमारे यहाँ है सिलेबस में, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्चुअली में आप इसका वंश देखें तो फ्रिक्शन एक्चुअली में दो टाइप का है। यदि आप सिंपल सी मैं बात करूं तो एक तो ड्राई फ्रिक्शन है। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन होता है, ड्राई फ्रिक्शन, और एक आपके पास है वेट फ्रिक्शन। ठीक है, ड्राई फ्रिक्शन जो है आपके पास, ये अमंग सॉलिड सरफेसेस, जो सॉलिड सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन क्या है मैं बताऊंगा अभी, वो आपके पास ड्राई फ्रिक्शन है। और वेट फ्रिक्शन जो है वो फ्लूइड लेयर्स के बीच में लगता है, जो फ्लूइड लेयर्स हैं। इसके लिए एक अलग से चैप्टर है और उसमें जो फोर्सेस आते हैं, किसी ने वैसे डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा होगा विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी जो आता है वो यहाँ पर ही आता है, यानी विस्कस, विस्कस फोर्स। यानी दो आपके पास फ्लूइड लेयर्स हैं, चाहे लिक्विड की है या गैसेस की है, तो उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स होता है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन जो है ध्यान रखना अपोजिंग है। अब ये नहीं कि हमेशा अपोजिंग फोर्स होता है, वो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। हमें यहाँ ड्राई फ्रिक्शन पढ़ना है। इस ड्राई फ्रिक्शन में भी आपके पास आ, एक तो आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा और एक बच्चे आएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हम नहीं करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन रोटेशन चैप्टर में थोड़ा सा हम वहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली में बहुत कम होता है। जैसे आपको पता है कि बॉल बियरिंग यूज करते हैं, बॉल बियरिंग जो व्हीकल्स हैं उसके अंदर जो व्हील है, तो अंदर बॉल बियरिंग यूज करते हैं, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पर बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बहुत कम एरिया टच करता है। स्लाइडिंग, ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं जरा देखिए। एक ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ, एक टेबल ले लेता हूँ, उसके साथ एक पुली अटैच कर देता हूँ। ठीक है, एक पुली मैंने ये अटैच कर दी, एक पुली अटैच कर लेते हैं।
एक मैंने पुली अटैच कर, इस पुली के ऊपर बच्चे एक रोप जा रही है, ये एक रोप हम ले लेते हैं, ये देखिए, और ये ठीक है। और यहाँ पर ये जो आपके पास इधर एक एम्प्टी पैन है, इस एम्प्टी पैन के ऊपर आप वेट रख सकते हैं, और ऐसा वेट रख सकते हैं जिसको आप फ्रैक्शन में ले लें। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हम वेट रख सकते हैं, पैन है, दिस इज एन एम्प्टी पैन। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक वेट रखेंगे, वेट ऐसा रखेंगे जिससे कि वो ब्रेक भी हो जाए। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, चलो एक बचपन में आप सबने भीम को बारे में जानते हैं, आप भीम है नहीं, तो यहाँ पर भीम के आप लड्डू मांगे। ये जो भीम के लड्डू हैं, लड्डू में खासियत ये है कि आप इनको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भीम के लड्डू हो गए। ठीक, तो इसमें से बच्चे एक लड्डू आपने यहाँ रख दिया, भीम का एक लड्डू। तो लड्डू रखने से क्या हुआ बताइए, वेट नीचे लग रहा है, तो इसने इसको पुल किया होगा। यहाँ मैं पुल लिख दूं क्या, पुल, पी जो है बच्चे पुल है। हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि जो ब्लॉक है आपका, इट इज नॉट स्लाइडिंग, ये चल नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीछे अपोजिंग क्या आ गया बच्चे, बोलो, फ्रिक्शन आ गया नहीं। भाई आपका एक अपोजिंग फोर्स आएगा ना, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। अब मुझे बताइए कि क्या अब कहना पड़ा आपको कि भाई मैं पुल कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन अपने आप, ये फ्रिक्शन आ जाओ, आओ आओ, नहीं, अपने आप आ रहा है। चलो और बच्चे रख देते हैं, यहाँ पर एक लड्डू और रख देते हैं, तो क्या हुआ, पुल इंक्रीज हो गया, पुल इंक्रीज हो गया। अभी भी नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन बच्चे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें जो क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। डेफिनेशन समझ में आया इस पर, न्यूमेरिकल से सेल्फ एडजस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सेल्फ एडजस्ट कर रहा है फ्रिक्शन। अब और वेट रखते हैं, चलो और लड्डू रख देते हैं, और लड्डू रखा, तो जैसे ही आपने लड्डू रखा तो बच्चे और पुल इंक्रीज हो गया, ये पुल आपका और इंक्रीज हो गया। तो एक लिमिट तक तो इंक्रीज होगा, तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज हो गया होगा। तो इसका मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग है, अपने आप ही इंक्रीज होती चली जा रही है, जैसे जैसे पुल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो बच्चे एक लिमिट तक ही तो होगा ऐसा, एक लिमिट तक ही तो ऐसा होगा कि भाई फ्रिक्शन पुल इंक्रीज कर रहे हैं और आपका फ्रिक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, एक आपका लिमिट तक बढ़ेगा। अब थोड़ा सा लड्डू और रखा आपने, एक लड्डू छोटा सा और रख दिया यहाँ पर, यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये जो ब्लॉक है, दिस ब्लॉक एक्सीलरेट करके चला गया, दिस ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग, इधर की तरफ बच्चे एक्सीलरेट होने लगा, इधर एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, इधर की तरफ एक्सीलरेशन आने लगा। तो आप सोच रहे हो सर जो लड्डू हमने लगाया था, इस लड्डू को रिमूव कर दें, ये जो लड्डू था इसको रिमूव कर दिया जाए, इस लड्डू को आप रिमूव कर दें, माना रिमूव कर दिया, लड्डू गायब। तो लड्डू ये गायब होने के बाद भी हमें देखते हैं कि स्टिल इट इज एक्सिलरेटिंग। अरे ये क्या मतलब, यानी जब हमने देखो कितने लड्डू रखे थे, 1 2 3, तो ये चलने वाला था, एक लड्डू और रखते ही ये चलने लगा, एक्सीलेट हो गया। इस लड्डू को हटाने के बाद भी अभी भी एक्सीलेट कर रहा है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी 2-3 लड्डू हैं उसमें से एक छोटा सा लड्डू ये भी रिमूव करना पड़ेगा, टू रिमूव इन ऑर्डर टू गेट, जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चलने वाला था तो उस समय जो अपोजिंग फोर्स है बहुत ज्यादा भयानक थी। जब ये चलने लगता है तो उस समय अपने आप ही ये जो अपोजिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, वो कम होने लगता है। जब ये नहीं चल रहा था तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब ये चलने वाला होता है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, उसको मैक्सिमम स्टैटिक कहते हैं। और जब ये चलने लगता है तो उस समय इसको कहते हैं डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया? तो अब मैं आपको ये सारी बातें दिखाता हूँ यहाँ पर, और फिर डेफिनेशन बताएंगे फ्रिक्शन की, क्या क्या डेफिनेशन है। तो बच्चे एक सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ग्राफ देख लीजिए, और उस ग्राफ में ही सारा खेल है, सारे क्वेश्चन उसी में दबे हुए हैं। ग्राफ, ग्राफ में हमने क्या किया बच्चे, पुल, इधर हम पुल ले लेंगे और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। इधर हमारा है पुल, इधर पुल ले जा रहे हैं, और इधर है बच्चे फ्रिक्शन। इधर फ्रिक्शन है, इधर पुल है। ग्राफ देखिए बच्चे, स्टार्टिंग में क्या ग्राफ दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे पुल बढ़ाते चले आ रहे हैं, फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जा रहा है। देखिए, फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जा रहा है और बिल्कुल इक्वल है, 45 डिग्री दिख रहा है। ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, यानी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, जितना पुल है उतना ही फ्रिक्शन है। एक लिमिट तक ऐसे हुआ, उस लिमिटिंग वैल्यू को यहां तक, इसको कहते हैं, ये सारा सारा फ्रिक्शन जो बच्चे ओ से, मैं इसको ओ लिख दूं, सपोजिंग मैं लिख देता हूं इसको ओ, इसको लिख देता हूं ए। तो अप टू ओ ए, ये जो आपके पास ओ से यहां तक जो ये जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ब्लॉक इज नॉट हैविंग एनी रिलेटिव स्लाइडिंग। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ, एक लिमिट के बाद अचानक फ्रिक्शन कम हुआ, जनरली फ्रिक्शन कम हो जाती है, और जब ये चलने लगता है तो उस समय कांस्टेंट हो जाती है। मैं बता रहा था कम लड्डू हटाना पड़ेगा, ये भी रिमूव करना पड़ा आपको लड्डू, ये इसका थोड़ा पोर्शन और निकालना पड़ा। तो आप देखो लिटिल बिट फ्रिक्शन क्या हो गई, कम हो गई या नहीं? ये जो फ्रिक्शन है, ये वाली, इस फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के। और ये जो बच्चे, ये जो वैल्यू थी, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल, या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और देख रहे हो जनरली क्या हो रहा है, जनरली वर्ड यूज किया करो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज जनरली स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां तक लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो आपके पास है, यहां से यहां तक, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। या इसका एक नाम और भी है, मैं उसको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बच्चे बोलो, ये टॉपिक समझ में आया? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंट में एक ब्लॉक है और एक आपका पेन है, एम्प्टी पेन। एम्प्टी पेन पर वे एक लड्डू रखते जा रहे हैं, यानी कि ऐसे वेट रखते चले जा रहे हैं जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। तो एक बच्चे 1 2 3 लड्डू आने के बाद ये ब्लॉक बस जस्ट चलने वाला था, इट वॉज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्लाइडिंग। एक लड्डू और रखते बच्चे, क्या हुआ, ये एक्सीलेट कर गया, इस लड्डू को हटा दिया, अब भी एक्सीलेट कर रहा है। तो ओरिजिनल 1 2 3 लड्डू में से थोड़ा सा लड्डू और कम किया, तब जाकर ये कांस्टेंट स्पीड से चला। इसका मतलब जब ये चलने वाला था तो उस समय अपोजिंग फोर्स बहुत ज्यादा थी,
जब चलने लगता है तो उस समय अपोजिंग फोर्स कम हो जाती है, देख रहे हो। तो जब ये चलने वाला था इस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब चलने लगता है तो उस समय इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन होती है। आए बच्चे आपको समझ में लड्डू का खेल? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब मैं डेफिनेशन लिखाता हूं। पहली चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। डेफिनेशन ध्यान से समझना। यदि आपने कंसेप्ट पकड़ लिया तो समझ लो न्यूमेरिकल हो गए। न्यूमेरिकल बच्चे इसमें थोड़ा, जब भी फ्रिक्शन आता है तो थोड़ा दिमाग लगाना भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाने होते हैं, जल्दबाजी नहीं करना इसमें। फ्रिक्शन जब भी आए थोड़ा शांत शांत रहकर क्वेश्चन करना है। देख लो अभी डेफिनेशन से पता पड़ेगी आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? इट इज, मतलब सेल्फ एडजस्टिंग है, इसी में तो क्वेश्चन घुसा हुआ है। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है। सेल्फ एडजस्टिंग अपोजिंग फोर्स जो बच्चे आपको कहना तो नहीं पड़ा, विच ऑटोमेटिकली, क्यों, अपना भी तो आ रहा है, विच ऑटोमेटिकली कम्स इनटू पिक्चर या कम्स इनटू प्ले, जैसे ही as soon as there is बोलो क्या, रिलेटिव टेंडेंसी, ध्यान रखना वर्ड एक एक लाइन है। रिलेटिव टेंडेंसी या देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, देयर इज टेंडेंसी ऑफ, ये ज्यादा सही रहेगा, देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग। एक एक वर्ड जो है मोती है, इसमें ध्यान रखना, समझना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं होगा। सेल्फ एडजस्टिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, वो अपोजिंग फ्रिक्शन है, वो कब तक रखता है, जब तक बॉडीज जो कांटेक्ट में हैं वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं, दे आर रिलेटिवली एट रेस्ट। तो सेल्फ एडजस्टिंग है, अपोजिंग है, अपने आप आता है जैसे ही देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, रिलेटिव स्लाइडिंग के अपोज हमेशा करता है। आगे समझ में स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जो बच्चे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे थे, लिमिटिंग क्या है, इसको बार बार पढ़ना बच्चे, नोट है जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो को बार बार पढ़ना, बहुत बार इसको पढ़ो, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ बच्चे, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस लिख सकते हो चाहे, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। चलो लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं लिख रहा हूं एफ एल। तो दिस इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम, it is maximum static, it is maximum static friction। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, इट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बच्चे? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा वैल्यू है इसकी। उसके बाद बच्चे आता है कौन सा फ्रिक्शन मैंने बताया, डायनेमिक। दूसरा क्या बताया, डायनेमिक, एक मिनट, डायनेमिक, या दूसरा वर्ड क्या बताया मैंने, काइनेमेटिक, सॉरी काइनेटिक, काइनेमेटिक, ठीक, काइनेटिक है, सेकंड इज काइनेटिक।
और डायनेमिक, काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ये आपके पास कब है? ये काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, सेल्फ रेजिस्टिंग नहीं है। ये भी ऑटोमेटिकली आता है, और ये तब लगता है, इट इज अपोजिंग फोर्स, इट इज अपोजिंग फोर्स between surfaces in contact when there is, वहां तो बच्चे टेंडेंसी था, या तो स्लाइड करना चाहिए, when there is, बोलो, रिलेटिव स्लाइडिंग, when there is relative sliding motion। जब रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, जब रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन हो रहा है, तो उस समय जो अपोजिंग फोर्स लग रही है बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, तो वो आपका कौन सा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर दोबारा ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है कि क्या डायनेमिक फ्रिक्शन इज लेसर देन स्टैटिक। नो, नॉट नेसेसरीली। देखो पीछे डायग्राम में, डायनेमिक फ्रिक्शन तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन तो ये है। तो बच्चे ये स्टैटिक फ्रिक्शन माना यहाँ तक है, ये सारा स्टैटिक है। तो इतना स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात करूँ तो उससे ज्यादा है। काइनेटिक फ्रिक्शन में बी या जनरली स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक से कम होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द स्टैटिक, बिकॉज स्टैटिक तो जीरो और लिमिटिंग के बीच में है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है? चलते हैं। तो डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आ गया। ये जब बॉडीज आपस में मोशन में है, तो उस समय जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब बच्चे आपके पास लॉज आएंगे, है ना? लॉज में और बता दूं, क्वेश्चन करेंगे तो लॉज भी देखना पड़ेगा। तो लॉज, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज होते हैं क्या? पूछना किसी बच्चे से। स्टैटिक फ्रिक्शन तो खुद ही सेल्फ एडजस्टिंग है, वो खुद ही गिरगिट की तरह से अपना कैमलियन है, चेंज करता रहता है अपनी वैल्यूज को, अपने कलर चेंज कर, मतलब वैल्यू चेंज कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो जो कुछ वेरिएबल है उसका क्या आप लॉ लगाओगे? तो लॉज ऑफ किसके होंगे? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन करना, कभी भी आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज नहीं होते हैं। ये मैं फिर बता रहा हूं आपको, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होते हैं, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होते। जैसा असोसिएट रीजन के लिए बच्चे फिजिक्स काफी डिटेल में आपको कंसेप्ट आने चाहिए। तो इसमें देखो साइंटिस्ट ने कितना गजब किया है, देखोगे जरा आप कि ये सरफेस है और इसके ऊपर ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं, यानी पुलिंग टेंडेंसी, अच्छा पुल कर रहे हैं, चलो पुल कर क्या रहे हैं, बल्कि ये टेंस टू, ऐसा कर लेते हैं, इधर की तरफ ये पुल किया मैंने, और दिस इज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ स्लाइडिंग, यानी अबाउट टू स्लाइड लिख दिया मैंने, स्लाइड करने वाला है। क्या क्या लग रहा है फोर्सेस, बोलो बच्चे इस पर? mg, ये सरफेस को दबा रहा होगा एन से, तो बच्चे नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? ये एन एक्चुअली में यहाँ पर है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ एन है, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मैं थोड़ा अलग से दिखा रहा हूँ। और अब आगे अबाउट टू स्लाइड है आगे, इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे, फ्रिक्शन आएगा पीछे, ये रहा फ्रिक्शन,
ये रहा फ्रिक्शन, और ये जो फ्रिक्शन है यही तो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, देखो न्यूमेरिकल्स में तो एक ही स्टेप लिखना है बस, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया, असर्शन रीजन भी करने ना आपको, इसलिए ध्यान रखना कि उसने कहा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इज ऑलवेज, डेफिनेशन में मैंने जैसे बताया, इज ऑलवेज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। न्यूमेरिकल कैसे करोगे ना, तो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के टेंडेंसी के अपोजिट, एंड टेंजेंशियल टू surfaces in contact, and tangential to surfaces in contact। आए बच्चे समझ में पहला टॉपिक, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आपके पास अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग एंड टेंजेंशियल टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, पहला पॉइंट ही होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट होगा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये डज नॉट डिपेंड, बच्चे ये समझ में आ गए मैंने क्या लिखा, डज नॉट डिपेंड, चलो लिख देता हूँ, ये डज नॉट डिपेंड लिखा है मैंने, का मतलब है डज नॉट डिपेंड, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट डिपेंड ऑन द apparent एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, apparent एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। खाली एरिया लिखा रहता है बुक्स में, वो इट इज नॉट करेक्ट। apparent एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, जो आपको लगता है, जैसे हाथ को आप रखेंगे टेबल पर, तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा का पूरा हाथ जो है वो टच कर रहा है, नहीं, आप देखो कुछ पॉइंट्स जो टच कर रहे हैं तो वो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है। तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ना कि एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, तो एपरेंट वर्ड यूज होना चाहिए, नहीं यूज हो रहा है, इट विल बी मॉडिफाइड ओवर द ईयर्स, है हो जाएगा। एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट भी ध्यान रखना। और नीट के अंदर आता है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है आपका, ये चल जाएगा, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड। ठीक है, इसके बाद बच्चे एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वेट पर डिपेंड करना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन वेट ऑफ ब्लॉक पर डिपेंड करना चाहिए, साइंटिस्ट ने कहा नहीं, वेट चाहे कितना हो, डिपेंड करता है कि जो फ्लोर, जिस फ्लोर पर वो है वो कितना रिएक्ट कर रहा है, यानी इस एन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, या sorry, limiting friction is directly proportional to normal reaction। सॉरी फॉर इंटरप्शन बच्चे, थोड़ा थॉट में हल्का पेन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर इसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रखा म्यू एस इंटू एन। एन आपका नॉर्मल रिएक्शन है, म्यू एस इज कॉल्ड, जो म्यू एस वर्ड आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और बच्चे ध्यान रखना कि ये मत कह देना कि स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू हमेशा एक से कम है, कुछ केसेस में एक से ज्यादा भी होती है। ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपके बुक में होगा। यदि रबर टायर है और आपका रोड है, वेट रोड है, तो उसमें देखना। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपके पास म्यू एस की वैल्यू है। 1 से ज्यादा भी होती है, 1 से कम भी होती है। बहुत कम, सबसे कम जो होता है वो टेफ्लॉन टेफ्लॉन की होती है। टेफ्लॉन की पुली बनाते हैं, ध्यान रखना, जो वायर ड्रॉइंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो पुलीज बनती है जिसमें वायर ड्रॉ करता है, 0.100 का वायर, इतना थिन, जिसमें फिल्टर्स बनते हैं इंजन के। तो उस वायर को, थिन वायर को चलाने, जो वायर चलता है पुली, वो टेफ्लॉन की होती है। ठीक है, तो बहुत कम फ्रिक्शन देता है, ना तो वायर खराब हो जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है। तो पहला आपको लॉ समझ में आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग एंड टेंजेंशियल टू surfaces in contact, does not depend upon apparent area of contact, depends upon normal reaction। और एक और टॉप पॉइंट है छोटा सा, कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करता है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चे, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सर्फेसिस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ surfaces, nature of surfaces in contact and उनकी क्या पॉलिश है या नहीं, देयर स्टेट ऑफ पॉलिशिंग। यदि आप पॉलिश कर लेते हैं, पॉलिश समझ में आ गया, आपने कोई केमिकल लगा दिया, जैसे आपका विंटर में आपका जो फेस है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो आप थोड़ी आप ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगा लेते हैं, तो वो क्रैक्स भर जाते हैं। लेकिन यदि आपने ध्यान रखना है कि एक्सेसिव पॉलिश नहीं करनी है। एक्सेसिव पॉलिश करोगे, क्रैक्स के ऊपर बहुत बड़ा पूरी ट्यूब खाली कर दिया आपने, पूरा आपने क्रीम पूरी भर दिया आपने, तो क्या होगा, हाथ को जरा हिला के देखना, चिपक जाएगा। तो ध्यान रखना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। थोड़ी सी पॉलिशिंग ठीक है, लेकिन एक्सेसिव पॉलिशिंग करोगे तो मैं बताऊंगा बॉन्ड्स बन जाता है केमिकल और सॉलिड के बीच में, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो अच्छी वेल्डिंग हो जाती है वहां पर, कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो केमिकल और सॉलिड के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है कि वो आप हाथ हिला नहीं पाएंगे आप। तो एक्सेसिव पॉलिशिंग से फ्रिक्शन बढ़ता है, ये भी ध्यान रखना। और बहुत थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, तो स्टेट ऑफ पॉलिशिंग और नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टेक्ट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो ये मैंने सारी चीजें बताई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, जिसपे क्वेश्चंस करते हैं, वो है बच्चे टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, और वो सेल्फ एडजस्टिंग है, वो तो मैंने वो बताया था। तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से लेकर एफएल के बीच में हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करके दिख रहे हैं, चलो देखते हैं। अब इसको अप्लाई कर देते हैं, एक क्वेश्चन ही करके देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए बच्चे, ठीक, क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सरफेस ले लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर बच्चे एक ब्लॉक रखते हैं, और इसका मास ले लेते हैं कुछ, इसका मास ले लेते हैं। मास इज सपोजिंग 10 kg ले, म्यू एस की वैल्यू ले लेते हैं। म्यू एस इज इक्वल टू 0.2, इसकी यूनिट तो होगी नहीं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी बात और पूछूं मैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये एन वेक्टर है और ये भी वेक्टर है? तो कभी किसी ने ऐसा तो नहीं देखा कि किसी ने ऐसे लिख दिया हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वेक्टर और नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर, क्या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? सोचो जरा कोई, क्या ये वेक्टर इक्वेशन है? बोलो, इज इट वेक्टर इक्वेशन? सोचो बच्चे जल्दी से। अरे भैया इक्वल है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन आप मुझे बताओ, ये वेक्टर क्या ये सेम डायरेक्शन में है? तो नहीं, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
समझ में आ गया? तो ये वेक्टर इक्वेशन भी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो है लेकिन ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है। तो इज इट ए वेक्टर इक्वेशन? नो। मैं इन दोनों के ऊपर से एरो हटा रहा हूं। यदि किसी ने एरो लगा दिया तो ब्लंडर कर रहा है भाई। है नहीं? बच्चों को बहुत डेकोरेशन की आदत होती है कि लो यहाँ वेक्टर लगाए, यहाँ वेक्टर लगाए। अरे भैया वेक्टर कैसे लगेगा? इक्वल का साइन है, दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन सेम तो ना है। जो आपने कह दिया कि वेक्टर इक्वेशन है, दिस इज नॉट ए वेक्टर इक्वेशन। असर्शन रीजन बच्चे कुछ भी आता है ध्यान रखना है, मैं आपका कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है? फिजिक्स क्या होती है समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर बच्चे हम फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स है ये सपोजिंग 5t पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक एट, टाइम में ले लेता हूं, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। चलो ऐसे लेते हैं, टाइम को हम चेंज करते जा रहे हैं। बैटरी कम फिनिश होने वाली है। ओके हाँ बेटे, सॉरी फॉर दिस। एक बार इसको दोबारा से बता देते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है एम 10 kg का, इस पर फोर्स लगा रहे हैं 5t, यानी फोर्स 5t टी पर डिपेंड कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 है। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक एट दीज इंस्टेंट्स। अब आप ये देख लो सबसे पहले कि इन इंस्टेंट्स पर फोर्स कितना है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर 5 न्यूटन। ठीक है, न्यूटन में है। 2 सेकेंड पर बच्चे बोलो 2 5 10 न्यूटन। ओके, 3 सेकेंड पर जरा देख लो कितना है, 15 न्यूटन। 4 तो लिया ही नहीं मैंने, 5 ले लेते हैं। 5 सेकेंड पर देखो कितना है, 5 5 25 न्यूटन। चलो ये तो हमने ले लिया। अब आप एक काम करो, यहां पर सबसे पहले इसका वेट लग रहा है mg, यानी कि 10 × g की वैल्यू 10 ले लें, 100 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी बच्चे, n, और पीछे लगेगा बच्चे फ्रिक्शन। अच्छा, अब आप बताइए बच्चे, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन? द लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही हमारे पास फॉर्मूला है, वो है म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर n किसके इक्वल है, मैंने पहले करा दिया था आपको, n इज इक्वल टू 100 न्यूटन, क्योंकि ये वर्टिकली फ्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, 100, ये नॉर्मल रिएक्शन 100 न्यूटन हो गया। ये बच्चे n नॉर्मल रिएक्शन है, ये न्यूटन है यूनिट। ठीक है, तो अब हो गया म्यू एस की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 100। आंसर कितना आ गया, 0 0 कैंसिल हो गया, दैट इज 20 न्यूटन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको सबको पता है कि फ्रिक्शन जो है वो बच्चे सेल्फ एडजस्टिंग है, आपको पता है, ऐसे बताया था मैंने नहीं, कि ये आपके पास ऐसे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रिक्शन का खेल हुआ। इधर फ्रिक्शन है, इधर आपके पास पुल है, इधर फ्रिक्शन है। तो बच्चे ये मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकती है, दिस इज 20 न्यूटन।
तो बच्चे आपके पास 5 न्यूटन यदि आपने फोर्स लगाया है, ये 5, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी? इस समय बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन चल ही नहीं रहा है। 10 न्यूटन लगाया तब भी ये इतनी रहेगी, 15 न्यूटन लगाया तब भी इतनी रहेगी। तो बच्ची इस समय जब तक 20 से नीचे है, 20 तक फ्रिक्शन आपके पास स्टैटिक रहेगी और दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग, और ये कितनी रहेगी? 5 न्यूटन। इसमें कितनी हो जाएगी? ये सेल्फ एडजस्टिंग है 10 न्यूटन। इसमें कितनी हो जाएगी? 15 न्यूटन। अब 25 न्यूटन जब आया तो बच्चे यहां पर फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी? अब ये मोशन में आ जाएगा, तो यहां पर बच्चे इसमें कौन सी फ्रिक्शन होगी? दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये मैंने नहीं बताया कि उसका क्या फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला म्यू एस की जगह म्यू के है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहां तक आपको ये थे यहाँ तक, ये अगले वाले पार्ट में हम करेंगे कि यहाँ पर फ्रिक्शन कितना हो सकता है। ये फ्रिक्शन 25 न्यूटन तो नहीं होगा, द फ्रिक्शन विल बी लेस देन 20। द फ्रिक्शन इज काइनेटिक which may be less than 20 न्यूटन। समझ में आया? अभी मैंने अगला पार्ट आपको नहीं बताया है। क्लियर हो गया आपको सबको? तो आज मैंने जान के यहाँ तक रखा है, आप इसको एक बार रिवाइज करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्रिक्शन के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप जल्दबाजी ना करें। ये काइनेमेटिक्स नहीं है कि सीधा वैल्यू रख दी, यू ए टी आ गया वी, ऐसे नहीं है। नो नो, यहाँ बच्चे कुछ भी है, स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आप टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट है, और सेल्फ एडजस्टिंग है। कुछ एक फिक्स फॉर्मूला नहीं लग रहा है, आपने लगा दिया म्यू एस इंटू एन लगा दिया, नहीं, म्यू एस इंटू एन से 20 है तो हर बार 20 न्यूटन थोड़ा लगेगा। जब आप लगाई 5 न्यूटन रहे हैं तो 20 कैसे आ गया? फिर तो जादू हो गया। थोड़ा सा 5 लगाओ 20 से पीछे, वाह, तो फिर तो एनर्जी क्राइसिस ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो देखें कैसा लगा, कमेंट्स में आप बताइए, कमेंट जरूर करिए बच्चे। ठीक है, आई एंड द मीटिंग, रिवाइज इट।